अब कोई ठेस लगेगी तो बिखर जाएंगे, जिंदगी तुझको यहां तक तो निभा लाए हैं। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और मैं हूं तहसीन मुनव्वर। गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से मुल्क में एक ऐसी बहस जारी है, एक ऐसे कानून को लेकर बहस जारी है जिसमें अगर सिर्फ एक छोटा सा बदलाव कर लिया जाए, अगर सिर्फ तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज को शामिल कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर इसमें सबका साथ और सबका विकास मुमकिन हो सकता है और सबका विश्वास भी इसके साथ जुड़ सकता है। यह कहना है उन लोगों का जो CAA की मुखालफत कर रहे हैं, NRC की मुखालफत कर रहे हैं और अब वो NPR की भी मुखालफत कर रहे हैं। इसको लेकर जो एहतजाज पूरे मुल्क में जारी है, उस दौरान हमने तशद्दुद भी बहुत देखा। तशद्दुद को लेकर दो तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि तशद्दुद हम पर थोपा गया, हम पर हावी किया गया, वहीं दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि यह तशद्दुद अंदर से ही हुआ। तशद्दुद को लेकर हर तरह के वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं जिसमें ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी साजिशी ताकतें भी काम कर रही हैं जो चाहती हैं कि मुल्क में इस किस्म का तशद्दुद जो है वो भड़के, आगे बढ़े। तशद्दुद जब होगा तो यकीनी तौर पर पूरे मुल्क का नुकसान है, उनका ही नुकसान है जो बहुत कमजोर हैं, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए सड़कों पर आते हैं, जिन्हें कुआं खोदना है रोजाना और अपना घर चलाना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो एहतजाज जारी है, जिसके दौरान झारखंड के नतीजे भी आए और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वजीर दाखिला अमित शाह साहब ने एक बयान भी दिया, एक तवील इंटरव्यू दिया NI को, जिसमें उन्होंने बहुत सी उन बातों पर से जो उलझने हैं उनको दूर करने की कोशिश की, लेकिन जो उनके मुखालफिन हैं उन्होंने कहा कि इससे उलझने और बढ़ गई हैं। लेकिन उलझन इसलिए बढ़ी है कि बातचीत नहीं हो रही है। दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। इसी पर गौर करने के लिए हमारे मसाइल में आज बहुत अहम लोग मौजूद हैं जो इस एहतजाज से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह भी है कि हम सब जानते हैं कि हमारे मसाइल में हम बहस नहीं करते, हम गुफ्तगू करते हैं, हम बातचीत करते हैं और मसले का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। हम सब की बात सुनते हैं और अपनी बात भी सुनाते हैं। तो आइए मैं तारुफ करा दूं हमारे दरमियान जो अहम शख्सियात मौजूद हैं उनसे, और यकीनी तौर पर आज हम हमारे मसाइल में इस मसले का हल लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये पैनल इनके लिहाज से वैसा नहीं है जिस पैनल पे ये मौजूद रहते हैं, लेकिन ख्वाजा इफ्तिखार साहब इसलिए यहां पर मौजूद हैं कि वो बताना चाहते हैं कि ये जो है, ये जो मसला क्या है और इस मसले से निकलने की राह क्या हो सकती है। हमारे दरमियान हमारे साथी, हमारे दोस्त मशकूर उस्मानी साहब भी मौजूद हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक सदर रह चुके हैं। आप हमारे दरमियान यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं टिस के साबिक जनरल सेक्रेटरी रहे फहद साहब, ये हमारे यहाँ आते रहे प्राइम डिबेट में, इनका भी खैर मकदम है। जामिया के स्टूडेंट हैं आकिब, इनका यहां मौजूद होना इसलिए भी जरूरी है कि जामिया में जो गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ हुआ, जिसके बाद वहां पर पुलिस का दाखिला हुआ, वाइस चांसलर ने यहां तक कहा कि हमने नहीं इनको आने दिया, और उसके बाद बहुत कुछ ऐसी बातें कही जाती रहीं जिस पर जो है यकीनी तौर पर गौर होना चाहिए और इसका हल निकाला जाना चाहिए। मेरे साथ ये मौजूद है यहाँ पर किश्वर शहजाद हैं, ये भी जामिया से स्टूडेंट है, ये भी बोलेंगे, और बहुत से लोग जामिया से भी हैं और दीगर भी हैं, वो भी बात करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं यासिर जिलानी साहब, आपसे ही करूंगा मैं। ये देखिए, इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें रोजी रोजगार की बातचीत होनी चाहिए थी। लोग कहते हैं कि इस तरह की बातें हो, सेहत पर बात हो, जिंदगी पर बात हो। ये क्या ये वक्त बिल्कुल सही था CAA के लिए, NRC के लिए, NPR के लिए? जिस तरह के हालात मुल्क में हुए हैं, तमाम रियासतों में, तमाम विश्वविद्यालयों में, जो वहाँ के छात्र हैं, जो वहाँ की छात्राएं हैं, इस तरह का आंदोलन लेके सामने आई, जो मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम CAA को समझना चाहिए था। CAA क्या था? CAA सिर्फ 3 इस्लामिक देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश थे, जो
रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जो उत्पीड़न और प्रताड़ना के शिकार होके भारत में आएंगे, उस भारत में आने के बाद एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंदर अपना फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म को भरने के बाद वो अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए। ये बात वजीर आजम की तरफ से, वजीर दाखिला की तरफ से बार बार आई है कि जो वहां प्रताड़ित होते हैं, और ये इतिहास रहा है, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, ये तमाम जगहों पे जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके साथ कैसे कैसे मास कन्वर्जन, मास धर्मांतरण, वहां पे उनके मंदिरों को तोड़ना, वहां पे उनके धार्मिक स्थलों के साथ नुकसान पहुंचाना, ये दुनिया के मीडिया और आपने जैसे पाकिस्तान में ऐसा तो शियास के साथ हो रहा है, अहमदियास के साथ हो रहा है, इमाम बारगाहों पे हमले होते हैं, बम ब्लास्ट होता है। अहमदियास को तो वहां पे बहुत मतलब समझ लिया कि उनको बिल्कुल बाहर ही कर दिया गया है। उनके लिए भी कहा गया। और आपको साथ साथ मैं इंक्लूड कर दूं, अगर कोई मुसलमान वहां पे इस तरह की कंडीशन से आता है तो उसको भी भारत के अंदर नागरिकता देने का एक जो सिस्टम कहा गया है, अगर उसमें वो सारी चीजें लेके आते हैं तो हम देंगे। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जो बात यासिर कह रहे हैं, ऐतराज है क्या उस पर? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बात यासिर जिलानी साहब ने कही है, ये तकनीकी तफासील हैं, टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस हैं और पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। मैं इससे आगे इस इशू को ले जाना चाहता हूं और उसी जहन से मैं आज आपके प्रोग्राम में शिरकत भी करूं। पहली बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, आईनी इश्यूज हैं। आइन के इशू को जब भी हम उसका कोई तज्जिया करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं या उसको इंटेरोगेट करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने रहती हैं। पहला तो ये कि फेस वैल्यू पे सतही तौर पर कानून का मजमून क्या है, लेकिन उससे जो अहम चीज़ होती है जो आपको बेचैन कर रही है, और वो ये है कि उसके की स्पिरिट क्या है। जब नौजवान की नफ्सियात में कोई चीज़ बेचैनी पैदा कर देती है तो वो चिंगारी बहुत दूर तक फैल जाती है, और ऐसा ही इस वक्त पूरे मुल्क में हुआ है। यहाँ मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये मसला ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान का मसला है। जिन लोगों ने भी इस मसले को मुसलमान का मसला बनाने की कोशिश की या कोशिश करें या आगे कोशिश करने वाले हों, वो आप याद रखिए वो हिंदुस्तान के न दोस्त हैं और न आपकी मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्त हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, एहतजाज में और तशद्दुद में आपने शुरुआत यहाँ से की थी। एहतजाज हमारा सबका आईनी हक है और हिंदुस्तान एक तहजीब का नाम है। तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ का जब आप अहाता करें, मैंने काफ़ी दुनिया घूमी है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा ताल्लुक जामिया और अलीगढ़ से है। आज भी इतने बुरे दौर में जबकि अक़दार जो हैं उनका कलाकुमा जगह जगह हो गया है, आज भी जितनी तहजीब और जितनी रिवायात अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ और जामिया में, जामिया के असातिज़ा में, अलीगढ़ के असातिज़ा में, हमारे दोनों इदारों के तलबा के अंदर मौजूद हैं, मैं उस पर आप सबको काबिल तहसीन समझता हूँ, दादे तहसीन देता हूँ। मैं और आप जिस चीज़ के साथ पैदा हुए हैं वो ये है कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। आसाम के अंदर हमने जो फैसला बहैसियत हुकूमत किया, हिंदुस्तान जितनी फैली हुई रियासत है और जितना फैला हुआ नजरिया है, इस कानून ने उस नजरिए को सुकेड़ा है। तहसीन साहब, जिस मुल्क में ये बात होती थी कि हिंदुस्तान अखंड हिंदुस्तान, बिल्कुल अखंड भारत, उस भारत में हमने पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस कानून ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की सरहदों तक के लिए हमेशा के लिए महदूद कर दिया। मैं आगे मशहूर साहब, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो जमाना है। जो बात ख्वाजा इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, अगर उसको इस तरीके से लिया जाए, और यासिर ने जो बात कही, इन दोनों में आपको क्या लगता है कि कहां से जो है मसला जो है और गहरा हो जाता है? जो बात यासिर भाई ने कही, उनकी बात को सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपकी गुलामी का बोझ हम नहीं ढोएंगे, आबरू से लड़ने का फैसला हमारा है। इन्होंने एक बात कही कि बहुत प्रताड़ना हुई है, अच्छी बात है, ये बात मैं भी समझ रहा हूं और देश का हर पढ़ा लिखा नौजवान समझ रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ना हुई है, आप उनको बुलाइए। लेकिन हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है? हिंदुस्तान का आईन जो है आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, 15 और 21 ये कहता है कि आप रिलीजन के बेसिस पर किसी को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसी भी सिटीजन को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो आप कैसे रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं? जो हमारा कानून आईन है वो ये बताता है कि ये देश जो है वो सेकुलर मुल्क है, तो सेकुलर मुल्क के अंदर आप रिलीजियस कलर क्यों देना चाहते हैं? पहला ये।
जो संविधान का जो मूल ढांचा है, जो आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कानून उसके खिलाफ है। इसीलिए हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान मुल्क जो है वो सेकुलर रहे। रीजन ये है कि 1947 में जिनको चाहिए था इस्लामिक राष्ट्र, वो चले गए पाकिस्तान। अब हम तमाम लोग यहां पे इसलिए रुके क्योंकि हमें एक सेकुलर मुल्क चाहिए था। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे के साथ एक प्लेट में खाना खाना, एक गिलास में पानी पीना हमें पसंद था, इसीलिए हम यहां रुके। और आज भी उन लोगों के लिए आपके जरिए मैं मैसेज देना चाहता हूं, आपके चैनल के जरिए, कि जिन लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए वो चिन्मयानंद के कैलाशा चले जाएं, ठीक है। इस मुल्क को सेकुलर रहने दें। जहां तक बात इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जी की, और तो लोगों को पाकिस्तान भेजा जाता था, आप कैलाशा भेज एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, दोनों में कंट्रोवर्सी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि एनआरसी पे चर्चा नहीं हुई है, और होम मिनिस्टर साहब ने सदन के अंदर संसद के पटल पर यह कहा कि सीए के बाद अगला कानून एनआरसी है। तो अब इस देश के अंदर हम प्रधानमंत्री की बात को सच माने, होम मिनिस्टर की बात को सच माने, या राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसमें भी एनआरसी की बात की गई थी, तो किसको सच माना? एक अजीब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में फैला दिया, एक तरह की एनार्की फैली हुई देश में, जिसमें संस्थानों का कोई मतलब नहीं सेकंड, क्योंकि मुझे बाकी को शामिल करना, फिर ब्रेक पे जाना है। देखिए, मशकूर ने जो भी बात कह रही है, जितने ऑडियंस और जितने जामिया के बच्चे बैठे हैं वो समझ रहे हैं कि इनकी सारी बातों में एक अहंकार है और नफरत है, जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नफरत नहीं है, मैं सुन लीजिए, अब देखिए आप बोल रहे थे, मैं चुप रहा था, 30 सेकंड दिया उन्होंने, 30 सेकंड दिया। और आपका जो शेर था ना, मैं आप ही के शेर से एक और वो आज भी तैयारी से शेर के थ्रू कह देता हूं, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर आप नफरत फैलाएंगे तो मसले का हल नहीं होगा। आप अपना कंधा देके जिन लोगों को लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा पहुंचाने की कोशिश में, वो आपके कायद कभी नहीं हो सकते। आऊंगा, देखिए फिर आप तीनों तक ही रह जाएगा मामला, बाकी लोगों को भी शामिल कर लूं। जो नफरत कर रहे हैं उनसे पूछो, मोहब्बत में कोई नुकसान है क्या? फहद साहब, ये बात अगर एक कानून की है तो ये नफरत तक कैसे पहुंच जाती है? बात मोहब्बतों की है। हमने क्या पा लिया हिंदू या मुसलमान होकर? आओ इंसान से मोहब्बत करें, इंसान होकर। कहां ये हिंदू मुसलमान आ जाता है बीच? जब कैंसर होता है तो उसके बहुत सारे रिपरकशंस हमारी बॉडी पे नजर आते हैं। सर में दर्द होगा, दिन भर कमजोरी रहेगी। तो अब किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो हमें सर दर्द की दवा अगर दे दे, बॉडी के रिपरकशंस की दवा दे दे, और अगर हम ये समझ लें कि बगैर कीमियोथेरेपी के हम कैंसर खत्म कर लेंगे, तो बात बनती नहीं है। भाई सीएए को आइसोलेशन में बात कर रहे हैं। परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। जितने लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आएंगे, जितने वहां की माइनॉरिटीज हैं, हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, मुसलमान की जितनी भी बस्तियां हैं उनको वहां बसवा दो, हमें उस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह क्या रहे हैं कि हम बाहर के लोगों को लाएंगे और हिंदुस्तान के लोगों को भगाएंगे? कैसे? वो ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। नहीं, देखिए सब कुछ कहा नहीं जाता। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ये नफ्सियाती बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद क्या जी। कैसे कैसी चीजें कही गई थी, वो डिफरेंट। आप मुझे ये समझा दीजिए जी, असम में एनआरसी में क्या हुआ? हाँ, असम में आज डिटेंशन सेंटर्स हैं या नहीं है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि आगे जो देश भर में, होम मिनिस्टर साहब ने ये बोला नहीं बोला कि पूरे देश में एनआरसी होगी? बोला नहीं बोला। एनपीआर का नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, इसमें क्लॉज 13 बोल रहा है कि आप ये बताइए कि आपके पेरेंट्स कहां पैदा हुए थे, आप ये बताइए कि आपकी वाइफ कहां पैदा हुई थी और किस ईयर में पैदा हुई थी। अब मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या है। हमें सिर्फ सीएए की ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एनआरसी और एनपीआर रुकवाने की है। आप मुझे ये बताइए, जो ये लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या ये देशवासी नहीं है? और ये जो बार बार बोला जा रहा है कि ये अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन की अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर भी अगर एक धरना बुलाएं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं आधी जनता नहीं बुला पाएंगे। ये तो इस वक्त अपोजिशन की हालात है। इस देश की अपोजिशन आज जनता है। और एक चीज जो बहुत अहम है, आपके माध्यम से मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं कि सीएए एक बार पार्लियामेंट में पास हो गया, और लोकतंत्र में तो पार्लियामेंट में कोई चीज पास हो जाती है सबसे ऊपर होती है। इमरजेंसी कहां से पास हुई थी? इंदिरा गांधी जी ने जो संविधान पर काला धब्बा लगाया था, वो जगजीवन राम जी ने उसका बिल पेश किया था, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने उस पर साइन किए थे। और बड़े अफसोस की बात कह रहा हूं, उसी एनआरसी में आज असम में फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बच्चे नहीं हैं। अब मैं वायलेंस पर आता हूं, क्योंकि आपने पूछा ये बट क्यों रहे। बंबई की पुलिस हमारे साथ चलती है। बंबई की पुलिस से पूरी देश की पुलिस को यह सीखना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 19 में हमें दिए गए हैं, विदाउट आर्म्स आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। अब ये डरते क्या है? डरते कहां से हैं कि हमारे हाथ में कलम होता है, बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ कलम है, ये उससे डर जाते हैं कि बाबा साहब को हमने अपना हीरो कैसे मान लिया। और यूनिवर्सिटीज पे अटैक साफ है। आप जो है मनु पढ़िए, आप गोवालकर साहब को पढ़िए,
उनका हर वो आदमी जो सवाल पूछने की प्रवृत्ति रखता हो। तो ये जो लोग उतर रहे हैं ये कहां के हैं? और ये कोई किसी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को नहीं देना चाहते हैं, ना तो इन्होंने तमिल हिंदूज को लिया, ना तो इन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम्स को लिया। मुझे यहाँ पे ब्रेक ले लूं, उसके बाद मुझे, क्योंकि आकिब को भी शामिल करना है। अब जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्त के बाद। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच MDH। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। कौम की रहबरी को काफी है एक ही आदमी ठिकाने का। बशकूर साहब, एक सवाल जहन में आता है कि जब फ्लोर मैनेजमेंट करना था राज्यसभा में, तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज आपकी तरफ से बोल रही हैं या सीए की मुखालफत कर रही हैं, इनमें से बहुत से इनके राज्यसभा के जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो उस दिन मौजूद नहीं थे। कुछ लोगों ने जो है वो उस दिन जो है वॉकआउट कर दिया ताकि उससे जो है फायदा हो जाए। वहां राज्यसभा में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। अगर ये सारे लोग मौजूद रहते तो राज्यसभा से इस बिल को पास करना इतना आसान नहीं रहता जितना हो गया था। तो क्या आप इन सियासी जमातों से ये सवाल नहीं कर रहे कि आपका फ्लोर मैनेजमेंट उस दिन क्या हो गया था? इसके लिए मैं बीजेपी को मुबारकबाद देता हूं कि मैनेजमेंट इनका सबसे अच्छा है। अमित शाह जी ने सबको मैनेज कर इनका मैनेजमेंट का मतलब अपोजिशन पार्टी शामिल हो गई कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। इन लोगों को लगता था कि 6 साल में जनता को डरा दिया है, लेकिन कहते हैं डर को इतना मत डराओ कि डर ही मर जाए। इसीलिए सड़कों पर उतर के हमने अब संसद को बताने का, वो एक अलग बात होगी। मैं कह रहा हूं कि देखिए हमारे यहां से बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट जो है जो एनसीपी वगैरह से भी रहे, जेडीयू से भी रहे, जिनको आप इस वजह से वोट देते हैं, आपको लगता है कि ये जो है मुसलमान है, आप उस वजह से उन लोगों ने भी जो है वहां पर आवाज बुलंद नहीं की है। मैं उसको कह रहा हूं। एक मिनट देखिए, आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है और मैं बताऊं ये पोल खोल अभियान है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। अगर मेरे साथी को लगता हो कि सिर्फ हम पोल खोल जो इनके वादे थे वो सिर्फ बीजेपी के लिए, वो जेडीयू के लिए भी है, तो ये पोल खोल अभियान सभी के लिए चल रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है ये जो बात। लेकिन उसमें देखिए जिस तरह तशद्दुद की आमेजिश होती जा रही है उसकी वजह से जो है इसको बदनाम करने का मौका मिल रहा है। कहां हो रहा है? देखिए मुझे बताइए, ये जो कालिंदी कुंज वाला रोड पिछले 15 दिन से बंद पड़ा है, जो लोग हिमायत भी कर रहे हैं वो भी परेशान है। आप जा किस तरफ रहे? कोई लाए अमल है, कोई स्ट्रेटजी है? कहीं पर आप इस एहतजाज को कहां लेकर जाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरह का मैनेजमेंट वो बहुत अच्छे से करती हैं। अमित शाह जी ने सबको मैनेज कर रखा है कि आपको क्या करना नहीं करना। वो किस तरह से मैनेजमेंट है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पहले इख्तियार में रही हैं उनकी भी फाइलें पड़ी हुई हैं, उनकी फाइलों को भेज दिया जाता है, कभी सीबीआई को भेज दिया जाता है, कभी ईडी को भेज दिया जाता है, और अगर आपने बीजेपी से हाथ मिला लिया तो वॉशिंग मशीन में आप साफ होकर निकल गए, जैसा कि आपने अभी महाराष्ट्र में देखा। नहीं, एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से दूसरी चीज जो आपने बात की कि कालिंदी कुंज वाला जो रोड ब्लॉक है, मैं आपको बताऊं, देखिए तहसीन भाई, ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत है, उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग हजारों हजार की तादाद में सड़कों पे आकर क्यों बैठे हुए हैं। किसी को बैठने का शौक नहीं है, महिलाएं वहां पर, औरतें बैठी हुई हैं वहां पर, नौजवान वहां पर बैठे हुए हैं, जो कल तक नौकरियां मांग रहा था, जो कल तक फ्री एजुकेशन मांग रहा था, फ्री हेल्थ केयर मांग रहा था, आज वो ये कह रहा है कि भाई हमें कम से कम नागरिक रहने दो इस मुल्क का। ये ऐसा आपने काला कानून लेके आ गए कि महिलाएं निकल गई हैं। इनका मैं डर बता दूं, इनका ये डर कहां से रहे? ये डर इस चीज से रहे, ये आंदोलन जनता का आंदोलन है। ये आंदोलन में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रही है। इसे जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मूव करके इस आंदोलन को ऐसे चला रही है, जनता का आंदोलन है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये आंदोलन से इतना आप डर क्यों रहे हैं? तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ था, तब तो ये कह रहे थे आंदोलन तो बहुत अच्छी चीज है, आंदोलन देश में होना चाहिए। तब अरुण जेटली साहब आंदोलन करते थे अपने स्टूडेंट मूवमेंट में, तब तो आंदोलन सही था। लेकिन जब इनके खिलाफ, इनके लाए कानून के खिलाफ आंदोलन होता है तो ये आंदोलन से डर जाते हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये इस चीज की लड़ाई है कि ये मुल्क सेकुलर है। 1955 कितनी लंबी लड़ाई है आखिर? ये कब तक चलेगी?
आप कितनी तो लंबी है? यहाँ प्रवक्ता बैठे, इनसे आप पूछ लीजिए, जल्दी से जल्दी वापस ले देखिए, लें। मैं- हम भी देखिए, सर को देखिए, देखिए हम भी वापस पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। हाँ। आपने हमारी लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय कर दी, सारी वीडियोस हैं। एक बच्चा एलएलएम का है जो यूपीएससी करना चाहता है, उसका ख्वाब था, लॉ करने के बाद उसकी आप आंख फोड़ देंगे तो फिर इसका क्या जाएगा? मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो जनता की सुनना ही नहीं चाहती है। सड़कों पे हमारी माँ बहनें बैठी हैं, सुबह से ठंडी में बैठी हैं, कोई शौक नहीं हम लोगों को सड़कों पे बैठने का। हम लाइब्रेरी में वापस जाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी ये ख्वाब है। लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाई रिलीजन के बेसिस पे आप नहीं दीजिए सिटीजनशिप। किस दिशा में आप देश को ले जाना चाह रहे हैं? फिर से आप 2 नेशन बनाना चाह रहे हैं इंडिया में भी? जवाब दीजिए ना, खुल के जवाब दीजिए। फिर आप एनपीआर लाते हैं 19। देखिए यासिर, ये बात तो मानेंगे कि ये नौजवान नस्ल जो है, ये नौजवान नस्ल जो है ये बोल रही है, ये बात तो मानेंगे कि ये नौजवान नस्ल जो है बोल रही है, अपनी बात रख रही है और उसकी बात सुननी अब चाहिए। इन्होंने कहा डर के ऊपर, मैं एक शेर के साथ ही डर को कंप्लीट कर दूं। कभी डरे नहीं, कहीं झुके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं उसी जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र रहा हूं और जिस दिन आंदोलन का दूसरा दिन था। अब सुन लीजिए, अब आप बच्चे हैं, अब सुन लीजिए, आप सुनिए, हम बच्चे हैं और हम मानते हैं हम बच्चे हैं। हाँ, हम सुनिए। इस मुल्क को बचा रहे हैं, हम बच्चे हैं। आप अगर मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं तो आप बच्चे नहीं है, आप मुल्क बचा हुआ है। क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं और बच्चा ही रहेगा। सुनिए, और एक और चीज बताना चाहूंगा, जो डर की बात कर रहे हैं, ट्वीट क्यों डिलीट किया आपने? डर की बात कर रहे हैं ना। आपने अपनी बात रखी। तहसीन यासिर, साहब, जल्दी से बोलिए। मैं उस आंदोलन की याद दिला दूं जिस आंदोलन ने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था, जयप्रकाश नारायण का। उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात करी थी और उसी इंदिरा ब्रिगेड के कुछ लोगों ने, अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, गांधी मैदान के पश्चिमी छोर से जब गोलियां चलाई और 15-20 लोग घायल हो गए, तो उस भीड़ को, जो 5 लाख भीड़ लेके एक आदमी उस मैदान पे डटा हुआ था, उसने, सुन लीजिए, बिल्कुल सही, सुनिए तो सही, जो गोलियां चलवाई, अब ये योगी आदित्यनाथ के थ्रू सुनिए, बात सुनिए, मैसेज जाएगा, बात सुनिए ना, बात सुनिए। मोदी जी में उस आदमी ने कहा कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा। हम आप हिंसा कर रहे हैं, अभी गुंडा विधायक, अरे आपके इलाके का गुंडा विधायक, लाइब्रेरी में बैठने वाला बच्चा हिंसा कर रहा है, भड़काता है। आप छात्र हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, बैठने वाला बच्चा हिंसा कर रहा है, रावण को मस्जिद में लेके जाते हैं, रावण चंद्रशेखर को जामा मस्जिद में, अच्छा, यासिर, इसका जवाब मुझे दीजिए। आप बात करते हैं, यासिर, आसिफ थाने गए तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आसिफ खान थाने गए तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरी गुजारिश है, मैं वहां का छात्र हूं कि आप समझने की कोशिश कीजिए। वो आपके कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं विधानसभा पहुंचने के लिए, और आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं लोकसभा पहुंचने के लिए, और आपको, अरे जनाब, चिल्ला होता रहेगा, आवाज सुनिए, वो पत्थर होता रहेगा। ठीक है, आखिर नहीं एक समझेंगे, मिनट, यासिर, आपको समझने होगा, यासिर, इसीलिए दे रहे हैं। आपकी क़यादत कहाँ है? आपकी क़यादत अगर होती तो इफ्तिखार साहब आपको लीड कर रहे होते। आपकी क़यादत होती तो आपके उलमा और मुफ्ती आपको लीड कर रहे होते। आपकी क़यादत होती तो आपके जो रहबर है वो लीड कर रहे होते। आपको वोट बैंक की तरह यासिर, एक बात सुनिए, आपको वोट बैंक की तरह देखा नहीं जाता। ये है सच्चाई। एक मिनट यासिर, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, जिन उलमा का, ये भी तो मुमकिन है उनका जो है एतबार खत्म हो चुका हो। हाँ, तो लोग उनके पीछे चलना नहीं चाहते हो, लोगों ने देख लिया हो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने उनको क्या किया, लोग हो सकता है समझ गए हो, लोग नहीं चाहते उनके पीछे चलना, तो आप क्यों चाहते हैं उनके पीछे चले जिनको छोड़ दिया? चंद्रशेखर कैसे आपके मस्जिद में चला गया? क्यों जाएगा? फिर आप कम्युनल हो गए, आप कम्युनल हो गए, आप कम्युनल बातें कर रहे हैं, हमें आप कम्युनल बातें कर रहे हैं, आप सेकुलर नहीं रहे, सेकुलर नहीं रहे। सुनिए मशहूर साहब भाई, देखिए यासिर जी, इन लोगों को ममता बनर्जी ने भी लीड किया, मुलायम सिंह यादव ने भी लीड किया, इन लोगों को इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, लालू प्रसाद यादव ने भी लीड किया, और इन लोगों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी लीड किया है पिछले 6 साल तक। वो कहते थे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये उन लोगों के पीछे नहीं जा रहे हैं, ये नई लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। आप नहीं जा रहे होते। इफ्तिखार साहब, इस पे जामिया लाइब्रेरी की, इफ्तिखार साहब लाइब्रेरी बोलिए, लाइब्रेरी पे आना जरूरी है। छात्राओं के साथ बर्बरता हुई, आप यकीन करें,
सबने खंडन किया। मैं खुद दूसरे कोई दिन कार्रवाई हुई क्या? क्या हुआ बताइए, वहां क्या क्या हुआ बताइए, आप मौजूद थे ना, बताइए क्या एक- हुआ। एक- खाते नहीं खाते हमने देखा है वो मंजर। बच्चों की लाइब्रेरी में और टॉयलेट में घुस हम मौजूद थे। चलो मैं यहां पर एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद हम बताइएगा, यहाँ ऑडियंस से क्या-क्या हुआ, ऑडियंस से मौजूद थे सवाल ना? लेंगे, ऑडियंस सवाल पूछेंगे। नाज़रीन देखिए, ये जो बहस है, ये बहस इस तरीके से नहीं हो रही। हमें आपस में गुफ्तगू करनी है, कोई ना कोई रास्ता निकालना है, हमें हल तलाश करना है, क्योंकि ये अगर ये एहतजाज है, ये जो है बहुत जल्दी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में सब कुछ इंतखाबात में है। और अगर मुल्क के इंतखाबात देखिए तो 2024 में है, तब तक सरकार बहुत आराम से बैठी रहेगी और आपको दौड़ाती भी रहेगी। आपको ख्याल करना है कि किस तरीके से जो है हमें यहां से जो है रास्ता निकालना है, कैसे आगे बढ़ना है। मेरे पास से वो गुजरा, मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। लौट का आते हैं इस मुख्तसर वक्त के बाद। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. News. हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। और ये जो बहस हो रही है ऐसी होनी चाहिए, लेकिन दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी अपनी बात रख सके। मुश्किल ये हो रही है कि बात ना तो सुनी जा रही है और ना बात कही जा रही है। जब हम वक्फे पर गए थे तो मशकूर कुछ कहना चाहते थे। संजीदगी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि यासिर भाई को इस बात से दिक्कत है कि रावण मस्जिद में आ गए। मैं रावण को मस्जिद में आने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं रावण, राम, रहीम, मैं ये चाहता हूं हर कोई मस्जिद में आए। मस्जिद, एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूं। नहीं, चंद्रशेखर की बात कर आप रहा हूं। सुनिए, मैं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं उसी की बात कर रहा हूं। में मुजरिम है, अब बात जेल जा चुका है। आप मुझे बात रखने दीजिए। करने आया था, मेरा सवाल उससे था। नहीं, एक सेकंड को बुलाइए, नहीं, आप श्याम एक को सेकंड। बुलाइए, आप गंगा यासिर मुजरिम है कि मुलजिम है? देखिए, मुजरिम है कि मुलजिम है? मुलजिम है, कई केसों में जेल जा चुका है। एक सेकंड देखिए, जा चुका है। अरे होम मिनिस्टर है, देखिए, सबसे पहली बात चलिए। आज होम मिनिस्टर है, मोदी जी पे दंगे भड़काने का आरोप था, आज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, है। सियासत में अगर आपको इस बात से दिक्कत है, अगर आपको इस बात से दिक्कत हो रही है कि इस आंदोलन में पार्टी से ऊपर हट के लोग आ रहे हैं, जनता बाहर आ रही है, दिक्कत आपको इस बात से, दिक्कत आपको तो यासिर भाई पार्टी से ऊपर उठकर आएंगे? सीताराम येचुरी से मशकूर यासिर भाई पार्टी से ऊपर उठकर आएंगे, आपको लगता है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं यासिर भाई को कि आप एक डेलीगेशन लेके जाइए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर से मिलिए और ये कहिए कि जामिया के छात्रों पे, अलीगढ़ के छात्रों पे जो बर्बरता हुई है उसको आके कंडेम करें और ये बताएं कि इस देश के अंदर एनआरसी लागू होगी कि नहीं। देखिए, आपके माध्यम से मैं इनको अश्योर कर रहा हूं कि एक डेलीगेशन की बात जरूर रखी जाएगी, लेकिन एक पूरा प्रोसेस होता है। मैं चाहता हूं कि पहले हम लोकसभा अध्यक्ष के साथ मिलें, फिर होम मिनिस्टर से मिलें, फिर वजीर आजम के साथ मुलाकात करें और मैं चाहता हूं कि ये लोग भी साथ आए। इफ्तिखार साहब अपनी बात रखिए जी। किसी को भी इस मुल्क ने और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने यह इख्तियार नहीं दिया है कि वो मुझे ये एश्योर करे कि मुझे कहीं भेजा नहीं जाएगा या मुझे कहीं निकाला नहीं जाएगा या मुझसे मेरी शरीयत छीन ली जाएगी। ये मुझे ना प्राइम मिनिस्टर से मिलती है, ना होम मिनिस्टर से मिलती है, ना किसी पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलती है। ये हमें कहीं से नहीं मिलती, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो पहली बात तो ये समझिए कि ये जो जगह जगह से बयानात चलते हैं कि मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको कोई दिन निकालेगा, अरे भाई, हु द हेल आर यू? Who has given you this authority? Is it the Constitution of India or is it you? आप नहीं हैं। और वो बात मैं अपने पर भी लागू करता हूं। ये मुल्क हमारा है और हिंदुस्तान के मुसलमान से कहना चाहता हूं, ये जो मिजाज हमने बना लिया है कि हम हर वक्त एक्सप्लेनेशन के मूड में रहते हैं कि हम यहां इस वजह से और हम वहां उस वजह से, ये सब बातें फजूल हैं। इस बहस को छोड़ दीजिए। 1947 15 अगस्त को ये बहस खत्म हो चुकी है। ये मुल्क हिंदुस्तान है और हम इसके शहरी हैं। किशोर शहजाद को शामिल कर लो, जामिया से आई हुई हैं। बेटा क्या बोलना है आपको? मैं यासिर सर से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। इन्होंने अभी कहा कि जामिया की पुलिस, मतलब वहाँ पे बाहर से लोग आए थे, इस वजह से उन लोगों ने अपनी लाइब्रेरी में मारा। ठीक है,
बट सर हम लोग जो है मतलब मैं, मेरी बहन और मेरे जितने जूनियर्स थे, मैं उन लोगों को लेके खड़ी थी, लड़कियां थी, वो लोग रो रही थी, हम कैंपस में आकर के खड़े थे बिकॉज वी वर थिंकिंग कि हमारा कैंपस सेफ है, हम लोग यहाँ पे सेफ है। नमाज का वक्त हुआ, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए गए, बाहर निकलते हैं तो बच्चे बेहोश होकर के गिर रहे हैं, मतलब अच्छे खासे लड़के सर वो बेहोश होकर के गिर रहे थे बिकॉज ऑफ टीयर गैस। हम भाग करके लाइब्रेरी में गए, इतनी ज्यादा पुलिस ने बदतमीजी करी, बाहर से वो लाइब्रेरी के अंदर टीयर गैस मार रहे थे, शीशे तोड़ के भागना पड़ा, कितने सारे बच्चे जख्मी हुए, मतलब इतना ज्यादा डर का माहौल था सर। तो हाँ देखिए जो ये बात पॉलिटिकल लीडर्स हमारे कैंपस में नहीं थे, वो लाइब्रेरी में नहीं थे। ने भी एक डिमांड रखी, उन्होंने जो है एफआईआर वगैरह भी की है, तो क्या आप जब जा रहे हैं मिलने के लिए डेलीगेशन वगैरह को लेके, इन लोगों को लेके, क्या आपका फर्ज नहीं बनता जो वहां पर ज्यादती हुई है लाइब्रेरी में उसकी कोई एक ऐसी इंक्वायरी हो जिसमें जो है जो खतावार है उनको सजा मिलने? देखिए मैं अपनी बहन को एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने लाइब्रेरी को लेके किसी भी बाहर के आदमी के लिए कोई अभी तक का बयान आप कहीं भी देखेंगी नहीं दिया है। मैं यकीन मानिए, मेरा आप अगर सोशल मीडिया पे थोड़ी भी एक्टिव हैं तो मैंने सबसे पहले जामिया के वीसी के ऊपर सवाल उठाया था, क्योंकि हमने भी जनरल जकी का एहतजाज देखा है जो आंदोलन था, हमने मुशीरुल हसन का जब वीसी थे तब उनके आंदोलन को बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि मैं वहीं उसी कॉलेज का उसी इदारे से मैं आता हूं, तो मुझे आपके दर्द का एहसास है। यकीन मानिए अगर पुलिस ने बर्बरता करी है तो इसका जवाब वीसी भी देंगी, और इसको यकीन माने कि अगर किसी तरह की कोई बात सामने निकल के आई कि पुलिस की बर्बरता हुई है, उसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, वक्त लगेगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप अपना कंधा उन नेताओं को मत दीजिए जो घड़ियाली आंसू आपके सामने बिठा रहे हैं, जो अर्बन नक्सल हैं, जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कैंपस की राजनीति से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप सबसे गुजारिश है कि आप उनको छोटा प्लीज। ये लास्ट सवाल है। जब लखनऊ में एप्पल कंपनी के जब पुलिस इनकाउंटर से कुछ देर पहले एक तिवारी की मौत हो गई थी, तो वहां के फैमिली मेंबर से योगी सर ने उनसे मिले और उनके वाइफ को नौकरी दी। बिजनौर में प्रोटेस्ट में एक हिंदू फैमिली इंजर्ड हो जाती है और वहां से जाकर मिलते हैं, लेकिन उसी बिजनौर में 2 मुस्लिम लोगों की उसमें डेथ हो गई, वहां वो मिलने नहीं गए और ये कहा कि ये दंगाई हैं और हम उनसे नहीं मिलेंगे। तो सर आपका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहाँ रहेगा? ये खोखला तो नहीं हो गया? आप जो कह रहे हैं वही सब कुछ और सरकार और जो भी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो करेंगे, उसमें विवेचना का मामला है, पुलिस उसके इसको देख रही है बहुत क्लोजली, हम लोग भी वॉच कर रहे हैं। और यकीन मानिए, सुन लीजिए अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन्मादी फैलाएं, सिर्फ कम से कम किसी वक्त ऐसा भी रखिए जिससे मोहब्बत की धारा आपसे भी बहे। हमें तो आपने डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे जामिया के मुस्तकबिल हैं, जो बच्चे भारत के मुस्तकबिल हैं इस वक्त आने वाले, वो सही रास्ते को चुने, वो नहीं आप ये बताइए कि जो लोग रात खड़े होके, लेकिन कहीं ना कहीं छांटा तो नहीं जा रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल नहीं, यकीन मानिए छांटा तब जाता जब संसद की पटल से मोदी 2 साहब जब दोबारा आते हैं तो सबसे पहले अगर किसी को खिताब करते हैं तो मुसलमानों को खिताब करते हैं, किसी के फला और बाबूद की बात करते हैं, वजीफा देने का ऐलान करते हैं तो मोदी साहब मुसलमानों को देते हैं। ये सच्चाई है। वक्त एक मुख्तसर वक्फे का वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और फिर हम अपने पैनल से सवाल के जवाब लेंगे और उसमें जानना चाहेंगे कि आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। बढ़िया है क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। 6.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है और आज बात कर रहे हैं हम सीए, एनआरसी और एनपीआर पे जो एहतजाज जारी हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। जामिया के हवाले से बात हो रही है और जामिया में जो तशद्दुद हुआ है उसके हवाले से एक मांग ये उठी है कि जो लाइब्रेरी में जो बर्बरीत हुई है, जिसके वाइस चांसलर ने भी एक डिमांड रखी थी, उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले आकिब आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से रास्ता क्या है?
देखिए सिंपल चीज़ है, ये जनता का आंदोलन है, बड़े पीसफुल तरीके से चल रहा है। अभी अगर आप जामिया में पिछले 13 दिनों से देख रहे होंगे, वहाँ पे बुक रीडिंग सेशन होता है, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का फाइट नहीं है, ये सबकी फाइट है। और इसका करीब आज 13 दिन होने वाले हैं। 15 दिसंबर को वो रात में हिंसा हुई थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था लाइब्रेरी कैसे हमारी तोड़ी गई थी, हॉस्टल के अंदर टीयर गैस छोड़े गए थे। अभी तक 13 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं इस पर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हुई? वहाँ पुलिस वाले एंटर के कैंपस में हमारी बहनों को मारा, अभी तक क्यों नहीं होम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया? 13 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, 13 दिन से हम लोग सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। क्यों नहीं ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे पुलिस अंदर घुसी, कैसे इंक्वायरी हुई? आप लोग सुनना चाहते हैं कि ऊपर से जो है ऊपर इसके बारे में कुछ होना चाहिए। देखिए पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर, मैं तो चीज और कहना चाहूंगा, पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, समझ गया वो बात हो गई। तो क्यों नहीं उसके अंदर आप इसको जांच करते हैं और आप सीए एनआरसी को पूरी तरीके से क्लैरिफाई करना चाहते हैं। इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की कोशिश फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हो रही है। आप कैसे रोकेंगे ना बने? हम कैसे रोक रहे हैं? देखिए हम लोगों को ये बता रहे हैं कि एनआरसी एंटी मुस्लिम नहीं है, एनआरसी एंटी पुअर है, एनआरसी एंटी विमेन है, एनआरसी एंटी दलित्स है। देखिए ये पूरी बड़ी साजिश। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं एनआरसी है ही नहीं, अब तो एनपीआर आएगा। अभी भी एनपीआर है। एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मैं आपको अभी एक एनपीआर का नोटिफिकेशन दूंगा जो अभी परसों आया है, जिसमें ये लिखा हुआ है 13वें नंबर एनुअल रिपोर्ट है, वो एनुअल रिपोर्ट है। और 24 नवंबर 2014 को अब मैं क्या सॉल्यूशन पे क्या बोलना चाहता हूं? देखिए सॉल्यूशन पे मैं ये बोल रहा हूं, हम लोगों तक जा रहे हैं, आपके पास आऊंगा, हम लोगों तक जा रहे हैं। हम मुंबई में क्या कर रहे हैं, नेटिव स्पेसेस की तरह हम उन लोगों को भी बुला रहे हैं जो फेवर में हैं, इन सपोर्ट ऑफ एनआरसी एंड कैब। हम उनसे नेगोशिएशन कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो फेवर में हो या विरोध में हो। हम लोगों को बता रहे हैं ये हम देश को दोबारा ना टूटे। अब सॉल्यूशन क्या है? स्टेट, मैं मानता हूं चलिए कि ये कंफ्यूजन क्रिएट किया है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो क्या देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह सकते और होम मिनिस्टर जी के एनपीआर का प्रोसेस नहीं होगा? रुकवा दें प्रोसेस, ताकि हम लोगों का भरोसा हो जाए, हम टेबल पे बैठे। जैसे आपने भी बोला लेट्स टॉक। जितने स्टूडेंट्स को मारा है उनको भी बुलाइए, जहां पे क्यों मारा गया उन पे इंक्वायरी कराइए, और उन तमाम मसलेहात की जो हमारे, आप ये नहीं कह सकते कि अर्बन नक्सल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, आप साबित करके दिखाइए मैं अर्बन नक्सल हूं। आप साबित करके दिखाइए कि मैं लेफ्ट पॉलिटिकल पहले तो यही साबित करना होगा अर्बन नक्सल होता क्या है। ठीक है, मशकूर। बिजनौर में जो हुआ उसके लिए आपके एक मंत्री जाके मिल के आते हैं जो इंजर्ड है। वहीं पे जामिया के अंदर आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों नहीं आए, आपके मंत्री क्यों नहीं आए? सेंटर में है, 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अब तक तो होम मिनिस्टर को आ जाना चाहिए था। इतना बड़ा बवंडर किया दिल्ली पुलिस ने, लाइब्रेरी के अंदर घुसकर कुर्सियां तोड़ी है। मेरा एक दोस्त है मुस्तफा, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए, और इतने गरीब परिवार से आता है वो कि मैं आपको क्या बताऊं। उस बच्चे के दोनों हाथ तोड़ दिए, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जो लड़का स्टेट की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, आपने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। अच्छा मुझको एक सवाल पूछूं, अब कहीं आपको इसमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, उसको लेके मामला और खिंचाया जा रहा है? अगर आप दिल्ली की बात करें तो अलीगढ़ में फिर क्यों किया? अलीगढ़ में आरएफ के लोगों ने इंटर किया, कैंपस गेट तोड़ा, अंदर गए और इस तरह से गोलियां चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सरहद पे लड़ रहे हो। मतलब बड़ी अजीब बात है। हॉस्टल में घुस-घुस के बच्चों को डिटेन किया, गिरफ्तार करके ले गए उनको। अलीगढ़ में जिस तरह से बर्बरता हुई है, जामिया से कई गुना ज्यादा है। अलीगढ़ का नेट काट दिया गया एक हफ्ते के लिए। कुछ स्टोरी सामने नहीं आई, कुछ मीडिया हाउसेस गए, रिपोर्ट थोड़ी बहुत निकल के आई है। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपके आंख से आंसू निकल जाएगा कि ये बच्चे घर से पढ़ने आए थे, पुलिस ने इनके साथ क्या किया। तो मेरा यह सवाल है कि इस लड़ाई को कम्युनल ना बनाया जाए। ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये पहली सीढ़ी है। एक बात है ना कि संविधान को बदलने की जो बात हम लोग करते हैं कि ये लोग करना चाहते हैं, ये बिल्कुल उसकी पहली सीढ़ी है। एकदम से हटा के नहीं बदलेंगे, ये पहला स्टेप है। जो कुछ यहाँ पे बातें निकल के आई, जो हल की बात हो रही है, मैं आखिर में अब इफ्तिखार साहब इस पे वो पूरी तरीके से रोशनी डालेंगे। देखिए मामला ये है कि जो वहां पर बर्बरियत हुई लाइब्रेरी वगैरह में, जिसका वाइस चांसलर ने भी मानी है बात, वो सब कुछ, इसको लेकर क्या नतीजा निकलेगा? जब यूनिवर्सिटी दोबारा खुलेगी, क्या वक्त पर खुल जाएगी? क्या तालीमी जो सेशन है वो वाकई शुरू हो पाएगा उस तरीके से, ना सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, जामिया में और दीगर यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग काम कर नहीं पा रहे हैं ढंग से। हम लोगों की भी नजर है कि बच्चों का कोई सेशन, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ठीक है आपने कहा कि
पुलिस की जो बर्बरता लाइब्रेरी में हुई थी, पुलिस कैसे अंदर आई, पुलिस जो हमारे वीसी होता है वो एक तरीके से गार्जियन होता है। हमने भी दो वीसी के नाम लिए, जनरल जकी साहब का और मुशीरुल हसन साहब का। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एहतजाज में तो 36 घंटे वो हम लोगों के साथ कैंटीन से लेके, और ख्वाजा साहब पूरे कैंपस में 36 घंटे तक साथ रहे और मसले को खत्म करा के फिर वो गए। तो ये इरादा भी होना चाहिए जो इस वक्त लोग बैठे। आप यकीन माने कि एक भी डंडा जिन बच्चियों पे पड़ा है हमारे ऊपर पड़ा है। ये इंसानियत से मुझे लगता है कि गिरी हुई बात है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट तमाम लोगों से ये करूंगा कि जब आपका सेशन शुरू होता है आप एहतजाज करें। आर्टिकल 19 आपको ताकत देती है। जिस हम दस्तूर और आईन की बात करते हैं वो उसी दस्तूर ने हमें दिया है कि आप एहतजाज करें। लेकिन कोशिश करें कि जो आप एहतजाज करें, आपने अभी एक दिन किया था, गुलाब का फूल लेके आप तमाम लोगों को, जो पुलिस वाले हैं, जो दूसरे लोग उधर से गुजर रहे थे, वो दे रहे थे। वो तरीका है। हम फिर मोहब्बत की बात करते हैं। हम नहीं चाहते, हमारी समरसता, हमारी सामानता, हमारी तहजीब, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है बहुत पुरानी है। सबसे पहले हमें उस वक्त हमें मौका दिया महाराजा चेरुमल ने केरला के, जब हम ट्रैवलर होके आए थे और मस्जिद का निर्माण उन्होंने करके वहां दे दिया। ये भी एक भारत की तहजीब है, इसका अंदाजा। और रही बात में वजीर दाखिला और वजीर आजम की तरफ से जो बात कह रहे हैं, यकीन मानिए कि संजीदगी के साथ कह रहे हैं। और एनआरसी पे क्लियर और कर दूं, एनआरसी अभी किसी ने देखा नहीं, कोई बिल टेबल पे नहीं आया, कोई स्वरूप नहीं, कोई प्रारूप नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप एनआरसी पे एनआरसी नहीं होने जा रही है, एनआरसी नहीं होने जा रही। बिल्कुल आखिर में आप बोल चुके, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, बिल्कुल आखिर में आपने बच्चों को सुना, आप जामिया इलाके में रहते भी हैं, आपने पूरा एहतजाज देखा है, आपने हर बात को, आप उसके गवाह भी हैं एक तरह से। जो लोग हमारा ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की आवाजें दीगर चैनल्स हैं वहां से जा नहीं रही हैं। ये किस तरह से उन अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचे और जहां से कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं कि इन बच्चों को कम से कम अपना जो तालीमी साल है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिले, इनके जो दिलों पे चोट लगी है, जो इनकी रूह घायल हुई है, उस पर मरहम लगे। हिजाब में रहने वाली हमारी बच्चियां, उनको ये माहौल सड़कों पर ले आया। इसके हवाले से मैं तवक्को करूंगा कि हिंद मुल्क का हर जिम्मेदार शख्स भी, चाहे वो इख्तिदार में है चाहे वो इख्तिदार से बाहर है, कि ये बच्चियां जो कभी बाहर नहीं निकलती थीं, ये बाहर अगर निकल के आई हैं तो इस पर गौर व फिक्र होनी चाहिए। इस सूरत हाल में 2-3 इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। पहला कदम तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो बैठे और ताकि उनके सामने एक प्रॉपर पब्लिक ओपिनियन जो है वो आए और एक डिबेट का और डिस्कोर्स का प्रोसेस शुरू हो। दूसरा गुजारिश मेरी ये है कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए कि जो सिविल सोसाइटी से, हमारे एक्टिविस्ट से, हमारे इन बच्चों से, इनकी सुने भी और जहां फाया रखने की ज़रूरत है वो फाया भी रखने का काम करें और जो एग्रीगेट व्यू जो निकल के आता है उससे, उसको भी प्राइम मिनिस्टर को कन्वे करें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो रामलीला मैदान में तकरीर की और जो होम मिनिस्टर साहब ने ANI को एक इंटरव्यू दिया, अगर आपके एहतजाज ने ये ज़मीन पैदा की कि प्राइम मिनिस्टर आकर, जो गवर्नमेंट की स्टेटेड पोजीशन रही है आज तक, जो होम मिनिस्टर के स्टेटेड पोजीशन रही है आज तक, और फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी वो मौजूद है रिकॉर्डिंग में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में। इसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से, उनको रिटन आंसर्स में भी वो पोजीशन मौजूद है और पिछले 5 साल के पर मुहित वो आंसर्स मौजूद हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। उस सब से हटकर अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि ये कुछ नहीं है अब, तो मैं एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते से उस पर यकीन भी करना चाहूँगा और उसको मौका भी देना चाहूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, उसकी दलील बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर को के लिए लाजिम है इस वक्त कि वो खुद मैदान में उतर के आएँ और आवाम पर यह जिम्मेदारी है कि मौका दें। एहतजाज का हक चिंता नहीं है। अगर कल को वजीर आजम अपने कहे हुए से और वजीर दाखिला अपने कहे हुए से, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे आपके पास महफूज है, अगर वो उससे पलटी मारते हैं और वो उससे पलटी करते हैं तो आपकी भी आवाज उनके खिलाफ होगी और मेरी आवाज भी उसके खिलाफ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए,
इकबाल ने क्या खूब कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती बिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये जो कुछ बात है, ये कुछ बात इस मुल्क की रूह है, इस देश की आत्मा है। वो आत्मा हम सबको मिला के लेके चलती है, हम सबको एक साथ लेके चलती है। और उस आत्मा को जिंदा रखना है, उस आत्मा को मरने नहीं देना है। वो आत्मा तभी जिंदा रह पाएगी जब हम जो भक्ति भी, शांति भी की जब बात करते हैं, उसके साथ साथ हम जो है अमन व आशती के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तब रास्ता निकलता है। लेकिन एहतिजाज में भी ताकत है और उस एहतिजाज को पुरतशद्दुद करके लोग कमज़ोर कर देते हैं। जब आप जुलूस निकालें, एहतिजाज करें, तो दाएं बाएं सिर्फ नज़र रखिए। दाएं बाएं कोई गलत आदमी तो नहीं है। हर आदमी अगर अपने दाएं बाएं की जिम्मेदारी ले ले तो यकीनी तौर पर जो गलत लोग शामिल हो जाते हैं, आप उन पर नज़र रख सकते हैं, आप उनको रोक सकते हैं, आप उनको अपने जुलूस जलसे से बाहर निकाल सकते हैं। वही तशद्दुद करते हैं और वही जो है आपके पूरे मूवमेंट को, सबको जो है बर्बाद कर देते हैं। लेकिन किसी आम इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रास्ते बंद किए हुए हैं तो रास्ते भी आपको ही खोलने होंगे, और जिनकी वजह से रास्ते बंद हैं उनको भी बहुत सारी राहें खोलनी होंगी। राहें इसलिए खोलनी होंगी कि जो हमारा नौजवान है उसको रोजी रोजगार के मौके मिले, जो लोग बेरोजगारी का शिकार हैं उनकी बेरोजगारी दूर हो, जो लोग दर्द में है, तकलीफ में है, बीमार हैं, उनको सेहत के मौके मिले, उनको अच्छे अस्पताल मिले, उनका इलाज हो सके, उनके जख्मों पर मरहम रखा जा सके। और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर करते। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।